हेलो गाइस, रेडी हो सब लोग एक धुआंधार सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले आज का सुविचार, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। कितनी अच्छी बात लिखी है, ठीक है, कितनी अच्छी बात लिखी है। जोखिम हर चीज़ में है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, जोखिम ले रहा है। क्या जोखिम ले रहा है? ये रिस्क ले रहा है कि क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कब लगेगी, एक रिस्क है। एक किसान फसल उत्पादन कर रहा है, जोखिम ले रहा है, फसल कैसी होगी, बरसात होगी या नहीं। अब जिसके पास सिंचित है वो भी तो यार रिस्क ही ले रहा है कि मौसम कैसा रहेगा, कहीं ओलावृष्टि नहीं हो जाए, कहीं बाढ़ नहीं आ जाए। तो ये सब क्या है, जोखिम का ही हिस्सा है। आप कुछ भी करो, जोखिम तो आपको लेना पड़ेगा। जितनी बड़ी जोखिम होगी ना, रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा। सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। आगे बढ़ना है लाइफ में तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिजल्ट। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की। अनुपात समानुपात अपन लोग पढ़ रहे थे। 2 पार्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 यहाँ पे पढ़ेंगे। पार्ट 3 में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने। सिक्कों पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा समानुपात भी आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक अनुपात पढ़ रहे थे, समानुपात भी पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में रह गया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मीरा का खर्च और बचत का अनुपात क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क में किया है, इसको एज ए सॉल्यूशन किया? वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को। मीरा का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, जबकि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और खर्च 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, 1 बाय 1, ठीक है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है? मीरा का खर्च और बचत का अनुपात दिया है आपको यहाँ पे। खर्च और बचत का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 3:2, ठीक है। अब चलिए इसको इजी कर लेते हैं। मैंने 3 को 300 मान लिया, 2 को 200 मान लिया, ठीक है। आय क्या होती है? आय क्या होती है? खर्च प्लस बचत, ठीक है। आय क्या होती है? खर्च प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 200, आय क्या हो जाएगी? 500 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी है ना। अब चलिए, जब उसकी आय 10% बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है? आय 10% बढ़ जाती है। 500 का 10% कितना होगा? 50, ठीक है। तो नई आय क्या हो जाएगी? न्यू इनकम। नई आय क्या हो जाएगी? 500 तो ही 50 बढ़ गई, नई आय हो गई यहाँ पे 550, ठीक है। अब आगे देखिए, खर्च 12% बढ़ जाता है। खर्च कितना है पहले? 300। अब क्या बोला है इसने? 12% इंक्रीज हो रहा है। 300 का 12% कितना होता है? 36। यानी नया जो खर्च है, नया जो एक्सपेंडिचर है, वो क्या हो गया? 336, ठीक है। ये क्या हो गया? 336। अब इसने बताया तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब बचत देखिए, अब बचत देखिए यहाँ से 300 और 550 और 336 कितनी हो गई? पहले बचत कितनी हो रही थी? 200 रुपये, ठीक है। अब कितनी हो गई? डिफरेंस देखिए, 336 और 14 और 214, ठीक है। अब नई बचत क्या आ रही है? 214। पुरानी बचत यहाँ पे दी है, कितनी है? 200। तो नई बचत 214 माइनस 200 कितनी हो रही है? 14 एक्स्ट्रा हो रही है। इसने पूछा क्या? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परसेंटेज इंक्रीज पूछा है इसने, ठीक है। 14 बढ़ रहा है। 14 कितने पे बढ़ रहा है? ये 14 बढ़ रहा है, पहले कितना था? 200। 14 कितने पे बढ़ रहा है? 200 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से कट गया और ये कट गया 2 से 7 बार। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 7%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ना। खर्च और बचत दिया है, ठीक है। खर्च और बचत आपको 3:2 में दिया है। इसको इजी करने के लिए कैलकुलेशन को मैंने 300 और 200 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, 30-20 मान लो, 3000 2000 मान लो, ठीक है। अगर आप इसके मल्टीपल में मानोगे ना, 100 के मल्टीपल में, तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा, जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे किया। 300 और 200 मान लिया, ठीक है।
आय क्या हो जाएगी, आय खर्च प्लस बचत होती है, इन दोनों का जोड़ आय होती है, तो आय क्या होगी 500। अब इसने बोला है आय 10% बढ़ जाती है, 500 का 10% बढ़ी, कितनी बढ़ गई 50, ठीक है। तो नई इनकम क्या हो गई 550। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 12%, 300 का 12% 36, तो नया एक्सपेंडिचर क्या हो गया 336। अब नई इनकम और नया एक्सपेंडिचर आ गए, तो यहाँ पे बचत भी तो नई होगी ना, नई बचत कितनी हो जाएगी 214 रुपये की, ठीक है। पुरानी बचत कितनी थी 200 रुपये की, यानी बचत अब बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 14 रुपये। 14 कितने पे बढ़ी है 200 पे, ठीक है। 14 कितने पे बढ़ी है 200 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ जाएगी 7%। आंसर आ गया, है ना इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। आप मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो भी चीजें हैं मेनली क्या होती है, दो चीजें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट या वैल्यू आप जो भी बोलो, एक तो होता है अमाउंट और दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। मेनली इन दो चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आपको अमाउंट दिया जाता है या नंबर ऑफ कॉइन्स दिए जाते हैं, या अमाउंट पूछा जाता है या नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा जाता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ दी जाती है या एक चीज़ पूछी जाती है। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना, अमाउंट के इक्वल आप अमाउंट को रखो, ठीक है, अमाउंट के इक्वल आप अमाउंट को रखो, और नंबर के इक्वल जो आपको संख्या दी है उसके इक्वल नंबर को रखो, ठीक है। रेशियो में जो आपको, अगर रेशियो में अमाउंट दिया है तो उसको अमाउंट के इक्वल कर दो, और रेशियो में अगर नंबर दिया है, आपको संख्या दी है, तो उसको एक्चुअल वैल्यू है उसके इक्वल कर दो। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। कैसे करना है बिल्कुल यहाँ पे सिखाते हैं, अब उड़ाना कैसे है क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, इतना इजी है। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इनकी संख्या 13:11:17 में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या दिया है, 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, और 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है। अब इनकी संख्या मैंने क्या बताया, अमाउंट या संख्या एक चीज यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। संख्या क्या दी है 13:11:17 में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी दी है 372, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी दी है 372। तो ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसको 372 के इक्वल कर दो, ठीक है। ये क्या है 372 के इक्वल है, 13 10 23, 23 और 10 33, 7 40 और 24 36 और 10 40 और 1 41, कितना आ गया, ये 41 हो गया। 41 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 372 है, ठीक है। 41 की वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 7 है, ये 17 नहीं है भाई, यहाँ पे 7 है, मैंने गलत पढ़ लिया इसको, ये 7 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 7 कर दो। 13 10 23 1 24 36 और 1 31, ठीक है, कितना हो गया 31। 31 की वैल्यू आपको क्या दी है 372 दी है, ठीक है। 31 की वैल्यू क्या दी है 372 दी है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये काट दो इससे, 31 एकम 31 6 2 62, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है, एक की वैल्यू 12। अब इसने क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 11, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 22 का 2 हसल 11 1 11 और 1 11 2 22 और हाँ तो 13 132। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, है ना इजी बिल्कुल। फिर से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देते। चलिए एक बार फिर से देखिए, यहां पे क्या दिया है आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स दिए हैं। इनका रेशियो क्या है 13:11:7 है, ठीक है, 13:11:7 है। ये रेशियो किसका है संख्या का है, ठीक है, रेशियो किसका है संख्या का है। और यहां भी क्या दिया आपको 372 सिक्के संख्या दी है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 372 के बराबर। ये कितना हो गया 13 10 23 1 24 और 36 और 31, यानी 31 की वैल्यू कितनी है 372। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यहाँ पे पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 11, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 132।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हो गया क्वेश्चन खत्म। इस चीज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपये पैसे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, यहाँ पे कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डायरेक्ट संख्या दी है तो संख्या के इक्वल रखो, ठीक है। अमाउंट दिया है तो अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखो, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। 30 सेकेंड्स मोर देन एनफ है। बनाइए क्वेश्चन को, बहुत तेज करने की कोशिश करो। एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में है। अगर कुल मान 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रख दीजिए। अब देखिए सिक्के कौन से हैं, 25 पैसे के, 5 पैसे के और 10 पैसे के, ठीक है। 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के, ये 3 टाइप के सिक्के हैं आपके पास, 25 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इनका रेशियो क्या है, 1:2:3 है। कुल मान क्या है, 30 रुपये, ठीक है। अब अमाउंट निकाल लेते हैं इनके, ठीक है। अमाउंट निकाल लो यहाँ से। अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 पैसे के मेरे पास एक सिक्के हैं तो कितने हो गए, 25 पैसे, ठीक है। 10 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 20 पैसे। 5 पैसे के मेरे पास 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 15 पैसे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे अपने पास कितने हैं, 30 रुपये हैं। यहाँ पे अपने पास 30 रुपये हैं, ठीक है। 25 पैसे और 20 पैसे 45, 45 और 15 कितने हो गए, 60 पैसे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 60 पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि 30 रुपये हैं, ठीक है। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, 100 से भाग दे दो, 60/100 बराबर 30, ठीक है। अब ये भी तो रुपये बन गया और ये अमाउंट भी रुपये बन गया, दोनों साइड रुपये में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अभी तक ये पैसे में था और ये था रुपये में, अब दोनों रुपये में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, 30 2 60, ठीक है। ये इधर चला गया, 2 की वैल्यू 100 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3, तो 50 × 3 कितना हो जाएगा आंसर, 150, 150। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में, क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, कितनी इजी बात है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर रखो। अगर आपको अमाउंट दिया है तो आप उसको अमाउंट को इक्वल कर दो, ठीक है। 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के थे, 25 पैसे के कितने हैं, 1, तो अमाउंट क्या हो गया, 25 पैसे। 10 पैसे के 2 हैं तो अमाउंट क्या हो गया, 20 पैसे। 5 पैसे के 3, अमाउंट क्या हो गया, 15 पैसे। लेकिन ये बोल रहा है टोटल अमाउंट है वो क्या है, 30 रुपये है, ठीक है। ये हो गया 60 पैसे, ये हो गया 30 रुपये। पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। भाई मेरे पास 100 पैसे हैं, 100 पैसे हैं, क्या बोलेंगे, 1 रुपया है। क्यों, क्योंकि 100 पैसे हैं, 100 का भाग देंगे तभी तो 1 आ रहा है। अब पहले क्या होता था, 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, कितना बोलते थे इसको, 8 आना। 25 पैसे हैं, कितना बोलते थे, 4 आना, ठीक है। 50 पैसे क्या थे, रुपये का आधा पार्ट, 50 + 50 क्या हो जाता था, 1 रुपया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। ये चीज़ सभी को पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया सभी को समझ में, किसी को डाउट, अरे डाउट रखा करो भाई, आपको डाउट नहीं होगा तो मास्टर डाउट में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तेज इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, विद इन 30 सेकेंड बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन, बनाइए। एक थैली में 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि कुल 175 सिक्के हैं। हर प्रकार के सिक्के की कुल कीमत बराबर है। यही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कीमत बराबर है तो थैले में कुल राशि क्या होगी। हाँ बनाइए। योर टाइम्स अप नाउ। अब यहाँ पे देखिए, हाँ जिनका बना बहुत अच्छी बात है, नहीं बना वो यहाँ पे देखें। 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये का है,
ठीक है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के हैं। अब यहाँ पे कीमत क्या बोल रहा है, ये कीमत क्या बोल रहा है, बराबर है, ठीक है। मैंने मान लिया 1 रुपये ये है, ये भी 1 रुपये है, ये भी 1 रुपये है। कीमत मैंने तीनों की बराबर मान ली 1-1 रुपये, ठीक है। कीमत मैंने तीनों की बराबर मान ली 1-1 रुपये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। 1 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे कि सर 1 आएगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे सर 2 आएंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे सर 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 1 रुपये में 1 रुपये का 1 सिक्का, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब इसने क्या बोला है, कुल 175 सिक्के हैं। ये भी तो सिक्के ही है ना, ये भी तो संख्या ही बन गई। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये संख्या बन गई। मतलब 1 + 2 + 4, इसकी वैल्यू ये क्या बता रहा है 175। यानी 7 की वैल्यू क्या है 175। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 दूआ 14, 3 5 35, 7 5 35। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो डाउट, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 की वैल्यू 25 है, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया 25। यहाँ पे कितना है 2, तो ये कितना हो गया 50। यहाँ पे कितना है 4, तो ये कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये क्या है 1-1 रुपये के हैं, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, सेम चीज़। ये क्या है 1-1 रुपये। 25 सिक्के आपके पास 1-1 रुपये के हैं, तो कितने हो गए 25 रुपये। प्लस ये 50 सिक्के, 50 सिक्के किसके हैं 50 पैसे के, तो इसकी कीमत क्या हो गई 25 रुपये। प्लस ये 100 सिक्के हैं, ये कितने के हैं 25 पैसे के, तो इसकी कीमत भी क्या हो गई 25। बताइए कीमत बराबर है या नहीं? कीमत बराबर है। 25 पैसे 25 रुपये प्लस 25 रुपये प्लस 25 रुपये, टोटल सिक्के 175 और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 75 रुपये। 75 रुपये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में? क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दें, कीमत बराबर है, कीमत को बराबर कर लिया 1 1 1, ठीक है। ये 1 रुपये में 1 रुपये का 1 सिक्का आएगा, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के। मतलब 7 सिक्कों की कीमत 175 है, तो 1 की कीमत क्या हो जाएगी 25। 1 की कीमत 25। यहाँ पे 1 है तो ये 25, यहाँ पे 2 है तो 50 हो गए, यहाँ पे 4 है तो 100 हो गए, ठीक है। अब 25 सिक्के 1-1 रुपये के मतलब 25 रुपये, 50 सिक्के 50 पैसे के मतलब 25 रुपये, 100 सिक्के 25 पैसे के मतलब 25 रुपये, तो टोटल कितने हो गए 75 रुपये आंसर। गॉट इट? बढ़े आगे? चलिए फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। इस क्वेश्चन को कीजिए आप खुद ब खुद, विद इन 10 सेकेंड उड़ जाना चाहिए, तो कीजिए इसको बहुत तेज करने की कोशिश करें। यस, आया आंसर? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, एक कार समान दूरी को अलग अलग चाल जिसमें 2:3:5 का है से तय करती है। प्रत्येक दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, चाल बराबर क्या होता है दूरी भाग समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी भाग समय, यानी चाल है वो क्या हो जाएगी समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, ठीक है। चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे मेरी चाल 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस में जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। लेकिन अगर मेरी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, मैं 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर चलता हूँ, तो 100 किलोमीटर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। चाल ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे अलग अलग चाल जिसमें 2:3:5 का है से तय करती है। दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। समय का अनुपात क्या हो जाएगा चाल का उल्टा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5,
5, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2 3 2 तिया 6 6 5 30, 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। काट दो फटाफट, 30 एलसीएम आ गया, काट पीट मचा दो, कितना आ गया 15 अनुपात ये कितना आ गया 10 अनुपात ये कितना आ गया 6, 15 10 6 कौन से ऑप्शन में 15 10 6 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ यहाँ पे रेशियो का मार्क कर ले, ठीक है। ये रेशियो 15 10 और 6 आ गया आंसर, है ना इजी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि चाल और समय, बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें, फॉर्मूले पे जा ही नहीं रहा मैं, बिना फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चाल आपकी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। ईजी है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल ध्यान दें भैया, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी में तो ये क्वेश्चन फेवरेट हैं। इन एग्जाम्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान दें, चीज़ों को सुनने की समझने की कोशिश करें। यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन देखने में आपको जितना एल्जेब्रिक लग रहा है ना उतना है नहीं, एल्जेब्रा नाम की चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है, आप हुआ बना लेते हो सर एल्जेब्रा टफ है, अरे कुछ नहीं है यार, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश तो करो। अब देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन बनता है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ठीक है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इसका मतलब ए को मैं सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, बी को मैं डी से रिप्लेस कर सकता हूँ, ए को मैं सी से रिप्लेस कर सकता हूँ और बी को मैं डी से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब आपके क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी, ठीक है। यहाँ भी लिख लो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी, ठीक है। पहले ए को सी से और बी को डी से रिप्लेस करते हैं, ठीक हो। ए को सी से तो एम सी प्लस एन सी, ठीक है। बी को डी से एम डी प्लस एन डी, ठीक है। आ गया यहाँ तक सभी को समझ में। यहाँ पे क्या है, सी कॉमन है, सी को बाहर ले लिया, क्या बचा एम प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी कॉमन है, ठीक है, डी कॉमन है, डी को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा एम प्लस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल, सी बटा डी आपका आंसर हो गया, सी बटा डी आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया, सी बटा डी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये तो मैंने ए को सी और बी को डी माना है, यहां तक लगा के आंसर नहीं छोड़ना है कि सी बटा डी आंसर आ गया, नहीं, ए बटा बी तो आंसर आ सकता है इसका। अब ऑप्शन में ए बटा बी सी बटा डी दोनों दिए होंगे, बहुत होगा ए बटा बी फिर सी बटा डी, फिर ए बटा डी भी हो सकता है, बी बटा डी भी हो सकता है, और लास्ट में पांचवें ऑप्शन में बोल दिया कि एक और दो दोनों। तो आपको वहां पे ऑप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं सी को ए से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, सी को ए से रिप्लेस करूंगा। चलिए इनका कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में ईजी रहेगी। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं सी को ए से रिप्लेस कर रहा हूं और बी को मैं डी से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। सी को मैं ए से रिप्लेस कर रहा हूं, एम ए प्लस एन ए, सी को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। अब बी को मैं डी से रिप्लेस कर रहा हूं, एम डी प्लस एन डी, ठीक है। यहाँ पे ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एम प्लस एन, यहाँ पे डी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एम प्लस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल आउट, ए बटा डी आपका आंसर आ गया, ठीक है, ए बटा डी आपका आंसर आ गया। तो दोनों ही आपके आंसर बनते हैं, सी बटा डी भी आपका आंसर है और ए बटा बी भी यहाँ पे आंसर है। बोलो क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, है क्लियर, बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप करोगे, उड़ा दो क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड, फटाफट, तेज, बहुत तेज करने की ट्राई करो। यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z तो x की पावर 4 अनुपात y की पावर 4 किसके बराबर होगा। यस, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, बन जाना चाहिए था इतनी देर में, तो बन गया। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पे, हाँ टाइम्स अप नाउ, देखिए यहाँ पे x बटा y बराबर y बटा z, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल,
ये तो पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स जेड। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे आपकी, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। आपको क्या दिया है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 अनुपात वाई की पावर 4, ठीक है। क्या मैं एक्स की पावर को 4 को एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, या y की पावर 4 को मैं y स्क्वायर की पावर y स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये अनुपात है, यहाँ पे पावर 2 और 2 4 हो जाएगी, पावर 2 और 2 4 हो जाएगी। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं है। x की पावर 4 को इस टाइप से तो लिख सकते हैं, x की पावर 2, ठीक है, गुणा में x की पावर 2, ठीक है। सेम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2, ये लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए आप, एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स की स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो गया, वाई की स्क्वायर इंटू वाई की स्क्वायर, वाई की पावर 4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। वाई स्क्वायर बराबर क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्स जेड कर रखा है, अभी अभी निकाला है अपन लोगों ने इक्वेशन से, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। वाई स्क्वायर की जगह मैं कर देता हूँ एक्स जेड, यानी एक्स जेड की स्क्वायर गुणा में एक्स जेड की स्क्वायर, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर अनुपात एक्स जेड की स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो ना। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 1 अनुपात जेड की पावर 4, ठीक है, 1 अनुपात जेड की पावर 4। क्या कुछ गलती हो गई यहाँ पे? अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, ठीक है, यहाँ पे पावर नहीं आएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। चलिए फिर से बता देते हैं, ठीक है, मैंने वाई के बराबर एक्स जेड देख लेता, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, एक्स स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर के बराबर क्या है, एक्स जेड है, तो ये एक्स जेड गुणा एक्स जेड, ठीक है। मैंने y के बराबर एक्स जेड समझ लिया था इसको, तो वाई स्क्वायर कर दिया, डोंट वरी, होती रहती है बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ, चलता है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और जेड गुणा जेड, जेड स्क्वायर हो गया, मतलब ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर फिर एक्स जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स जेड, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? हो गया होगा अब तो सभी को क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर यहाँ पे आंसर हो जाए। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, e अनुपात f बराबर 1 अनुपात 2 हो तो 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f का मान क्या हो। बहुत सारे उन्होंने तो हथियार डाल दिए होंगे क्वेश्चन को देखते ही, सर ये क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा, अरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार, पेन उठाओ, हिम्मत करो बस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए a अनुपात b को मैं a बटा b लिख सकता हूँ, c अनुपात d को मैं c बटा d लिख सकता हूँ, e अनुपात f को मैं e बटा f लिख सकता हूँ। इनकी वैल्यू क्या है, 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 रख सकता हूँ मैं, e की वैल्यू भी 1 रख सकता हूँ, सेम f की वैल्यू 2,
डी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी मैं 2 रख सकता हूँ। आया समझ में? ए, सी और ई, इन ऊपर वाले तीनों की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ और नीचे वाले तीनों की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ। अब अपनी इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f। ठीक है, ए की जगह में 1, ए, सी और ई की वैल्यू 1, ये 3, ये 5 और ये 7, 1 1 हो गई। ठीक है, बी, डी और एफ तीनों की वैल्यू 2 2 है। ठीक है, 3 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 2 कितना हो गया? 5 3 7, 5 3 8 और 7 15 अनुपात 3 2 6 प्लस 10 प्लस 14। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, 6 प्लस 10 प्लस 14, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 अनुपात 14 और 10 24 और 6 15 अनुपात 30, 1 अनुपात 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 अनुपात 2 आंसर आ गया। आया समझ में? इजी है ना? आया समझ में? यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है? ठीक है, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे आपको ये जो एक्सप्रेशंस दिए ना, ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं, ई की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, सी की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, ए की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, एफ की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2। ठीक है, मतलब नीचे वाले ये जो तीनों हैं इनकी वैल्यू आप 2 रख सकते हो, ये इसके बराबर है। ऊपर वाले तीनों हैं ए, सी, ई, इनकी वैल्यू आप 1 रख सकते हो, ये तीनों बराबर है। ये क्वेश्चन में इक्वेशन में पुटअप कर दो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पुटअप करते ही क्वेश्चन आंसर फेंक देगा। इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन, आज इस तरह से मनी को बांटना सिखाऊंगा मैं आपको। आपको और कुछ आए या नहीं आए, जिंदगी में आप मनी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी गलती नहीं करोगे। मनी तो आप फटाफट बांट दोगे। अच्छा, आप देखिए 7800 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के 3/4 के बराबर है। ए का हिस्सा बी के 3/4 के बराबर है, यानी ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 3/4। बी का हिस्सा सी के 2/3 भाग के बराबर है, यानी बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? 2/3। बी का हिस्सा सी के 2/3 भाग के बराबर है। तो बताओ ए तथा सी के हिस्से का अंतर कितना है? ए तथा सी के हिस्से का अंतर कितना है? अब ए बी सी का रेशियो यहाँ पे लेना है, ए बी सी का रेशियो यहाँ पे लेना है। क्या करेंगे? रेशियो मर्ज करना मैंने आपको बताया था। और अब यहाँ पे देख लीजिए, उस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, डायरेक्ट कीजिए इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? 6:8:12। ठीक है, 6:8:12 आ गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है? 7800 रुपये। 7800 रुपये, 12 8 20 और 6 26। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ दो। 26 की वैल्यू 7800 है। ठीक है, 26 की वैल्यू 7800 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। यहां से एक की वैल्यू 300। पूछा क्या है? ए तथा सी का अंतर कितना है? ये रहा ए और ये रहा सी। 12 और 6 का डिफरेंस क्या है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 300, 1800 रुपये। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3 कैसे लिखा है? यहाँ भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का हिस्सा बी के 3/4 के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 4a बराबर 3b। ठीक है, a बटा b बराबर 3/4। और इसको किस टाइप से लिखते हैं? a अनुपात b बराबर 3:4। हो गया क्लियर? सेम इसी वे में यहाँ पे आ जाइए। b का हिस्सा c के 2/3 के बराबर है, मतलब b बराबर c का 2/3, यानी 3b बराबर 2c, b बटा c बराबर 2/3। इसको क्या लिखते हैं? b अनुपात c
बराबर 2:3। ये चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। इतना रेशियो पढ़ा दिया है। अब ये चीज़ें आपके डायरेक्ट आनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट उंगलियों पे होनी चाहिए। ऐसे करोगे कितना टाइम लगेगा यार, विदिन 10 सेकंड क्वेश्चन उड़ रहा है आपका, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, क्वेश्चन आंसर फेंक देगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। हाँ टाइम ले सकते हो भाई, 30 सेकंड्स ले लो, 1 मिनट ले लो, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तेज तेज करने की कोशिश करो, बहुत तेज। एक आदमी अपनी धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच 2:3:5 में बांटता है। बी अपनी धनराशि का 1/3 भाग ए को तथा 1/3 भाग सी को देता है। इसके बाद सी अपनी धनराशि का 1/4 भाग ए को देता है। वर्तमान में ए के पास 9,000 रुपये है, तो बताइए आदमी के पास कितनी धनराशि थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन के आप एक्सपर्ट बन जाओगे। यस, योर टाइम्स अपनाओ। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी धनराशि को ए, बी और सी के बीच बांटता है। किस रेशियो में बांटता है? 2:3:5 में बांटता है। कोई दिक्कत नहीं है, 2:3:5 में बांटता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बी अपनी धनराशि का 1/3 भाग ए को देता है। 3 का 1/3 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और 1/3 भाग ही सी को देता है, ठीक है। 3 का 1/3 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में? चलिए बाकी देखिए। अब यहाँ पे ए के पास कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। सी के पास कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब आगे ये क्या बोलता है? इसके बाद अब मतलब सी अपनी धनराशि का 1/4 भाग, ठीक है, इसका 1/4 भाग, 6 का 1/4 क्या होता है? 6 का 1/4 क्या होता है? 1.5 यानी 1.5। 1/4 भाग ए को दे देता है, ठीक है, इसने ए को दे दिया। अब ए के पास कितना हो गया? 3 और 1.5, 4.5 हो गया। ए के पास 9,000 रुपये हैं, यानी इस 4.5 की वैल्यू क्या है? 9,000 है, ठीक है। 4.5 की वैल्यू 4.5, 4.5 की वैल्यू 9,000 है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000। तो बताइए आदमी के पास कितनी धनराशि थी? आदमी के पास कितनी धनराशि थी? 2, 3 और 5 कितनी थी? 10 थी। एक की वैल्यू 2,000 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू 2,000 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 गुणा 2,000 बराबर 20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं, जस्ट रेशियो दिया है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उड़ जाएगा क्वेश्चन, अपने आप आंसर फेंक देगा। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,070 रुपये ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा बताइए। कंपेरिजन टू लास्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है, ठीक है। उस क्वेश्चन से ये बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, यहाँ पे वो भी नहीं है। अच्छा, फिर भी किसी को डाउट आ रहा है ना, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ए, बी तथा सी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, राशि ए, बी और सी के बीच में बांटी जाती है। ए को बी से 70 रुपये अधिक, मान लिया बी को x रुपये मिलते हैं, तो ए को कितने मिलेंगे? x + 70। क्यों भाई, है कि नहीं? बी को 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब बी को x मिल रहा है तो ए को x + 70 मिलेगा, तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अब इसने बोल दिया बी को भी सी से 80 रुपये अधिक मिले, मतलब सी को x - 80 बोल दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? x - 80 और ये x 80 का डिफरेंस हो गया ना। बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिल गए, क्योंकि सी तो बी से भी 80 रुपये माइनस में है। अब ये क्या बोलता है? तो बी का हिस्सा बताइए, ठीक है, बी का हिस्सा बताइए, क्या दिक्कत है? ऐड कर दो तीनों, ठीक है, ऐड कर दो तीनों को, x + 70 + x + x
-80, इसकी वैल्यू क्या दी है इसने 1070, ठीक है 1070। ये क्या हो गया 3x -10, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1070, 3x की वैल्यू क्या 1080, ठीक है ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार 3 तिया 9, 6 तिया 18, x की वैल्यू कितनी आ रही है 360। इसने पूछा क्या है b का हिस्सा बताइए, b का हिस्सा भी तो x ही है 360 रुपये। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आनी भी चाहिए यार, प्रॉब्लम आएगी तभी तो सीखोगे। तो आप कोई भी बुक उठाइए, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट होने वाला है, कोई भी बुक उठाइए, आप क्वेश्चन को कीजिए, करने की ट्राई कीजिए। हाँ एलिगेशन का जो पार्ट है ना वो मैं रेशियो के साथ नहीं करवा रहा, एलिगेशन पूरा चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए मिश्रण वाले जो क्वेश्चन है ना, मिश्रण वाला कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो एलिगेशन में मैं पढ़ा दूंगा अलग से। बाकी मैं रेशियो यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो वो आप पढ़ें, क्वेश्चन करें और फिर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5625 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी का आधा, जबकि बी को ए तथा सी का 1/4 हिस्सा प्राप्त होता है, तो सी का हिस्सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ट्राई कीजिए, बहुत फास्ट करने की कोशिश कीजिए, तेज, बहुत तेज। अब देखिए यहाँ पे ए बी तथा सी के पास बीच बांटना है, ए को बी तथा सी का आधा, ठीक है, ए को क्या करना है बी तथा सी का आधा, ठीक है 1:2 हो गया। बी को ए तथा सी का चौथाई, ठीक है, बी को ए तथा सी का चौथाई प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक एक चीज मैंने पहले बताई थी लास्ट क्लास में, ए प्लस बी प्लस सी यानी टोटल वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 3, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 5। क्या करना पड़ेगा रेशियो बैलेंस, ठीक है, क्या करना पड़ेगा रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा, रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। रेशियो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर जाके देखिए, अगर कोई भूल गया है, कोई पहली क्लास से देख रहा है, लास्ट लेक्चर में देखिए, लेक्चर नंबर पार्ट 2 में रेशियो बैलेंस करना सिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, ठीक है, तो इसको अपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, ठीक है, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से देखिए, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, अब आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो कितनी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 15, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 8, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7, ए बी सी तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई है। इसने क्या पूछा है सी का हिस्सा बताइए, 15 का मतलब 5 + 3 + 7, ठीक है, 15 का मतलब क्या हुआ, टोटल क्या है 15, अमाउंट टोटल क्या है 5625 रुपये, मतलब 15 किसके बराबर है 5625 के बराबर, एक किसके बराबर होगा 15 दूआ 30 तियो 45, 10 55 और 1 56, 10 और 1 11, 15 शक्ति 105, कितना हो गया 7 बचा 15 तियो 75, एक किसके बराबर होगा 373 के बराबर होगा। सी का पार्ट कितना है, सी का पार्ट कितना है, अरे भैया करिए, हाँ 375, ठीक है। सी का पार्ट कितना है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सी का पार्ट यहाँ पे 7 है, हाँ करने की कोशिश करो यार, खुद से करने की कोशिश करो। 7 पंजा 35 का 5 असल 3, 7 या 21, 26 25, ठीक है, कितना आ गया 26 25।
हाँ 375 है। डाउट है किसी को? चलो वापस बता देते हैं। गुणा भाग तो भाई आप लोगों को आता ही होगा, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, 15 15 तिया 45, कितना बचा? 11 हो गया 112, 15 शक्ति 105। ठीक है, कितना बचा? 7 हो गया 75, 15 5 75। ठीक है, एक की वैल्यू 375। सी का अमाउंट यहाँ पे कितना है? 7 है। ठीक है, सी का पार्ट कितना है? 7 है। 7 से गुणा कर दो, 7 5 35 का 5 हसल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हसल 5, 7 21 और 5 26, 26 25 यहाँ पे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, रेशियो बैलेंस, हाँ मेन जो चीज़ यहाँ पे है वो है रेशियो बैलेंस करना। रेशियो बैलेंस करना यहाँ पे आपको आना चाहिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो हो गया, अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। रेशियो काफ़ी हो गया, अब आप डाउट्स लाइए यार, रेशियो में वो करवाएंगे। पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, डाउट्स आए तो बताइए, वो करवाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोपोर्शंस की। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। ठीक है, समानुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन समानुपात क्या होगा? ये जो यहाँ पे दिया है डबल डॉटेड निशान, ठीक है, डबल डैश, यहाँ पे डबल कोलोन जो लगा है, ये होता है समानुपात। इसको बोलते हैं समानुपात, ये निशान है समानुपात का। ए अनुपात बी समानुपात डी, इसमें क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ पे क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल ए डी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बी सी। ठीक है, या फिर मध्य पदों का गुणनफल बी सी, मध्य पदों का गुणनफल बी सी बराबर बाह्य पदों का गुणनफल ए डी। ये होता है आपका समानुपात का पार्ट। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये होता है समानुपात का कंसेप्ट। आया समझ में? इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा भाई, सब कुछ, हाँ सब कुछ करवा देंगे। अब यहाँ पे ए बी और जो सी डी हैं, इसमें ए को क्या बोलते हैं? इसमें ए को क्या बोलते हैं? प्रथम समानुपाती। ये जो बी है आपका, ये क्या होता है? द्वितीय समानुपाती। सी को क्या बोलते हैं? तृतीय समानुपाती। और डी को क्या बोलते हैं? चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, ये इन चारों के अलग अलग नाम हैं। ए प्रथम समानुपाती होता है, बी द्वितीय समानुपाती होता है, सी तृतीय समानुपाती होता है और डी चतुर्थ समानुपाती होता है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? सर डाउट वाली अभी चीज़ ही क्या करवाई है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे डाउट। डाउट नहीं आएंगे यार, हमसे पढ़ रहे हो, क्यों डाउट आएंगे? अब होता है विलोमानुपात। ठीक है, समानुपात, उसके बाद आता है विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होगा? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये अगर अनुपात है तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब क्या है? होता है उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द पढ़े होंगे ना, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ए का उल्टा 1/a। ठीक है, बी का उल्टा 1/b। ठीक है, तो ए अनुपात बी का विलोमानुपात क्या हो जाएगा? 1/a अनुपात 1/b, ए अनुपात बी का विलोमानुपात हो जाएगा। आया समझ में? 2 और 3 का विलोमानुपात क्या होगा? ठीक है, 2 और 3 का विलोमानुपात क्या होगा? सर 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। विलोमानुपात मतलब उल्टा। ठीक है, अब कुछ तो इसको भी ऐसे करेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 लिखा, एलसीएम लिया। अरे भाई ऐसा करने की ज़रूरत कहाँ है? ठीक है, अब इतना पढ़ चुके हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उड़ाइए। अब तो मैं जैसे बोलूँ वैसे ही उड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो विलोमानुपात क्या होता है? उल्टा होता है। जो चीज़ें आपको दी गई है उनका उल्टा कर दो, विलोम हो जाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विलोम मतलब उल्टा। आया समझ में? चलिए अब मध्यानुपाती, ये चीज़ें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। कुछ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने है ना बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये तो क्या पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन पूछ लिया जाता है, उस टाइम दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सीधा सीधा याद रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब देखिए मध्यानुपाती, 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती में हमेशा मध्य का पद होता है ना, वो यहाँ पे गायब मिलता है। ठीक है, मध्य का पद होता है वो नहीं होता। अब देखिए 16 अनुपात मध्य का पद x है। ठीक है, यहाँ भी x मानना पड़ेगा,
मध्य का पद यहाँ पे नहीं मिलता आपको, मध्य का पद है वो यहाँ पे रिपीट होगा और अज्ञात होगा, ठीक है। मध्यानुपाती मध्य पद अज्ञात लिख देता हूँ, मध्य पद अज्ञात, ठीक है। मध्य पद अज्ञात और मध्य पद क्या होता है, रिपीट होता है, याद रखें इस चीज को, मध्य पद अज्ञात होता है और मध्य पद रिपीट होता है। अब देख लीजिए मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 16 इंटू 9, एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर अंडर रूट 144, एक्स बराबर प्लस माइनस 12, आंसर आ गया, ठीक है। 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, 12। इजी है ना। बस ये चीज याद रखें कि मध्य पद अज्ञात होता है और मध्य पद ही रिपीट होता है, ठीक है। ये मध्य पद अज्ञात है और मैंने इसको रिपीट कर दिया एक्स को। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती सेम चीज यहाँ पे है। तृतीयानुपाती में क्या होगा, सेकंड टर्म रिपीट होगा। 12 और 4 दो चीजें आपको दी है, यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है, 4, ये क्या है, सेकंड टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। 12 और 4 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है, 12:4, सेकंड टर्म को रिपीट करना है, 4:x, ठीक है, 4:x, जो अज्ञात पद है वो x हो गया, ठीक है, सेकंड टर्म यहाँ पे रिपीट होती है। अब 12x बराबर कितना हो गया, 16, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, 12 और 4, ठीक है, 12x बराबर 16, x बराबर 16/12, x बराबर ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 3 बार, x बराबर 4/3। तृतीयानुपाती क्या होगा, 12 और 4 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, 4/3। आया समझ में? तृतीयानुपाती में क्या होगा, सेकंड टर्म रिपीट होगी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात के क्वेश्चन देखिए बहुत इजी करना बताता हूं इस क्वेश्चन को। वह संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 13, 22 तथा 47 प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, ठीक है। एक तरीका वो जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 5 + x बटा 13 + x बराबर 22 + x बटा 47 + x, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, इसको सोल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ये मेथड हो गए पुरानी, ये बच्चे थोड़ी हैं यार किस क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शनल हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव थोड़ी करना है कि इस लेंथ में जाओगे, नहीं, डायरेक्ट देखिए 5, 13, 22, 47, ठीक है, 5, 13, 22, 47, कुछ नहीं करना। वो अगर संख्या आपको निकालनी है, वह संख्या ज्ञात करो जो जोड़ने पर उस संख्या को आपको निकालना है जिससे ये समानुपाती बन जाएं। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। AD 47 × 5, AD माइनस BC 22 × 13, ठीक है, बटा A + D 47 + 5, मतलब जो ऊपर गुणा हो रहा है वो नीचे प्लस में, माइनस B + D 22 + 13, यानी जो ऊपर गुणा हो रहा है वो नीचे जोड़ हो जाएगा, ऊपर जो गुणा हो रहा है वो नीचे जोड़ हो जाएगा, ठीक है। 47 × 5 की वैल्यू क्या होगी, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23, 235 माइनस 22 66 का 6 हासिल 6 22 और 6 28, ठीक है, 286 बटा 52 माइनस 3 2 5 और 2 और 1 3 35, ठीक है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 51, नीचे ये 12 में से 5 गया 7, इसलिए 1 बची, 4 में से 3 1 गया 17, ठीक है। 51/17 काट दो 3, वो संख्या क्या आ जाएगी, 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो ये मेथड जो आप करते थे उससे नहीं करना, डायरेक्ट कीजिए, बस संख्या लिख लीजिए 1 2 1 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी, याद रख सकते हो इस चीज़ को, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए,
समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया है यहाँ पे ए डी माइनस क्या किया है बी सी बटा, अब ये ए डी ऊपर मल्टीप्लीकेशन में था वो यहाँ पे क्या आ गया एडिशन में आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया जोड़ में आ गया, ए डी माइनस बी सी बटा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए यार, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजी है, कर लोगे। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7-13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त नई संख्याएं 2:3 में हो जाए। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको 4 संख्याएं दी थी, रेशियो नहीं दिया था। ओनली 4 संख्याएं दी थी, रेशियो नहीं दिया था। यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया है, क्या है 7, 13 और 2, 3। वही चीज लगाएंगे सेम। ठीक है, ए डी ठीक है माइनस बी सी या बी डी माइनस बी सी माइनस ए डी, एक ही बात है। 13 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 3। ठीक है, डिवाइड बाई। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे सेकंड वाला रेशियो है ना, उसका डिफरेंस यहाँ पे लेना है 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे लेना है। हाँ, माइनस माइनस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 माइनस 3 कर दो, इसको इधर कर दो, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। आपको सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। माइनस प्लस आएगा तो डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस से। 26 माइनस 21 बटा 1, 26 में से 21 गया, कितना बचा 5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्या किया है, ए डी माइनस बी सी बटा बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो वो आपका है 7 प्लस एक्स बटा 13 प्लस एक्स बराबर 2 प्लस एक्स बटा 3 प्लस एक्स। ये आपका हमेशा का मेथड है, इससे आप जा सकते हो, पर इससे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 स्टेप में क्वेश्चन को उड़ाना है, आंखों में देखते देखते क्वेश्चन को बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको याद रखना सीखो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझने की। आया समझ में। क्या करना है, ए डी माइनस बी सी बटा बाद वाले अनुपात का अंतर। जब आपको अनुपात में दिया है, तो अनुपात में नहीं दिया है तो अभी जो फॉर्मूला बताया ए डी माइनस बी सी बटा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी से कर लीजिए। आ गया समझ में। अगला देखिए, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए, तो बताओ शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। रेशियो में इस क्वेश्चन को वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आगे भी करवा दूंगा, इसको टाइम एंड वर्क में भी करवा दूंगा। MDH एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, MDH अपॉन W। M का मतलब मैन वुमेन चाइल्ड जो भी है, D का मतलब डे, H का मतलब हावर और W का मतलब होता है वर्क। ठीक है, ये MDH अपॉन W फॉर्मूला यूज होता है इन क्वेश्चंस में। आगे टाइम एंड वर्क में करवाऊंगा, पूरा डिटेल में करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब यहाँ की चीज़ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, ठीक है, तो जो खाद्य सामग्री खा गए ना, उसके बारे में आपको जिक्र ही नहीं करा। खा गए वो तो गई, जो बची है उसके बारे में बात करें, क्योंकि जो खा गए वो तो गई यार, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो बची है उसके लिए बात करते हैं। 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन तो खा चुके हैं। ठीक है, 20 दिन तो खा चुके हैं, तो ये कितने दिन और खाएंगे 800 आदमी कितने दिन और खाएंगे 30 दिन खाएंगे। ठीक है, 800 आदमी 30 दिन खाएंगे, 20 दिन तो खा गए, पर इसने क्या बोला है 200 व्यक्ति और आ गए। 800 तो पहले ही थे, 200 और आ गए हैं, तो ये आदमी कितने दिन खाएंगे ये हमको पता नहीं कितने दिन खाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 800 गुणा 300 बराबर ये कितना हो जाएगा 1000 गुणा एक्स। एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो ही तो था, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो एक्स बराबर 8 या 24। ठीक है, कितने दिन खाएंगे 24 दिन। अगर 200 व्यक्ति और आ गए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी 24 दिनों के लिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो खाद्य सामग्री खा गए, ठीक है, 50 दिन की, टोटल कितने दिन की थी 50 दिन की थी, 50 में से 20 दिन तो खा चुके हैं, 20 दिन खा चुके, जो खा गए वो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। बची कितनी है 30 दिन,
अगर 800 ही आदमी रहते तो 30 दिन खाते, पर आदमी 200 और आ गए, 1000 आदमी हो गए, तो ये कितने दिन खाएंगे ये हमें पता नहीं। ठीक है, इससे कैंसिल कर दिया तो ये पता लग गया, x बराबर क्या आ गया 24। ये आदमी कितने दिन खाएंगे